चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग हैं? मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है तो मुझे एक बार बताएं प्लीज़। तो चलिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे लाखों के तादाद पे बच्चे पढ़ते हैं। योग्य तथा अनुभवी टीचर यहाँ पे पढ़ाते हैं। इसकी कुछ प्रमुख विशेषता भी है। प्रमुख विशेषता क्या है? डेली लाइव क्लासेस चलती हैं, लाइव टेस्ट क्विज़ेस भी कराए जाते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस भी है। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस कभी भी आप देख सकते हैं। और डेली लाइव क्लासेस के दौरान आप एजुकेटर के साथ डाउट या फिर डिस्कशन भी कर सकते हैं। चैट कॉल बॉक्स जो है कि खुला होता है, तो आप यहाँ से क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको डाउनलोड कैसे करेंगे? तो आप प्ले स्टोर से जा कर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा नाम श्रवण कुमार, 8 साल का एक्सपीरियंस, मास्टर डिग्री विद इकोनॉमिक्स, 2 टाइम इंटरव्यू और डायनेमिक अप्रोच के साथ पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। unacademy@श्रवण कुमार, ये जो है कि पूरा का पूरा कैपिटल लेटर में है। आप यहाँ से जुड़ करके PDF वगैरह भी आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। 100+ टॉप एजुकेटर, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 100+ टॉप एजुकेटर से पढ़ने का आपको क्या मिलेगा? एक मौका मिलेगा। जैसा कि रोमन सैनी सर हैं, मुन्नाल पटेल सर भी हैं, और मुदित सर भी हैं, अमन सर भी हैं, अन्य नाम भी हैं। तो ये हमारे टॉप मोस्ट एजुकेटर हैं, जिससे आप पढ़ने का मौका एक बार प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं। कम्प्रहेंसिव सिलेबस भी है, जैसे पॉलिटी, गवर्नेंस, IR, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, NCERT, हिस्ट्री, ऑप्शनल कोर्स, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर, इंडियन इकोनॉमिक और प्रैक्टिस स्ट्रैटेजी, आंसर राइटिंग की भी क्लास चलती है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। ठीक है ना? आइए हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात कर लेते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन है। प्लस सब्सक्रिप्शन की जो फीस है वो 1 महीने की 9,000 रुपये है, 3 महीने की 22,500 रुपये है, 6 महीने की 40,500 रुपये है, और 12 महीने की 49,500 रुपये है, और 24 महीने की 72,000, और 36 महीने की 90,000। तथा अब अगर मेरा रेफर कोड यूज करते हैं SK@12, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो वही फीस हो जाएगी 1 महीने की 8100 रुपये, 3 महीने का 20,250, 6 महीने का 36,450, 12 महीने का 44,550, और 24 महीने का 64,800, और 36 महीने का 81,000 रुपये। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं आइकॉनिक प्लेटफॉर्म पर। मैं आपको सलाह दूंगा कि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप लोग लीजिए, क्योंकि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप ये समझिए कि आपको पूरा अनअकैडमी टीम सपोर्ट करती है, प्लस एजुकेटर भी सपोर्ट करते हैं। तो इसकी 12 महीने की जो फीस है वो है 69,500, 24 महीने का 1,07,000, और 36 महीने का 1,41,000। अगर मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। 12 महीने की फीस हो जाएगी 62,250, 24 महीने का 96,300, 36 महीने का 1,26,000। ठीक है ना? आइए हम लोग आगे बात करते हैं। कुछ ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन भी है, जैसे 1 महीने का कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर पढ़ते हैं तो 1 महीने की इसकी फीस टोटल हो जाएगी 5,000 रुपये, 6 महीने का 22,500, 12 महीने का 27,500, 24 महीने का 40,000, और 36 महीने का 50,000। अगर मेरा रेफर कोड यूज करते हैं तो आपको 1 महीने का फीस 4500 रुपये, 6 महीने का 20,250, 12 महीने का 24,750, और 24 महीने का 36,000, और 36 महीने का 45,000 रुपये इसकी फ़ी होगी। ठीक है ना? आज हम लोग बात करेंगे, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। जैसा कि ये सब चीज़ जानते हैं प्री कम्स मेंस में। चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे भारत में खनिज संसाधन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। भारत में खनिज संसाधन क्या है? संसाधन एंड इसका वितरण और वर्गीकरण। पहले आखिर खनिज संसाधन होते क्या हैं? देखिएगा जरा ध्यान से। अर्थात पृथ्वी के अंदर, जैसे मान लो मैं आपको समझाता हूं कि मैंने कहा कि जब 2 यौगिक मिलते हैं, जब 2 तत्व मिलते हैं, ऐसे लिखिएगा, जब
दो तत्व मिलते हैं तो दोनों के मिलने से यौगिक बनता है। क्या बनता है? यौगिक। जैसे मान लो कोई एक तत्व मैंने लिया Fe और दूसरा लिया, ये भी एक तत्व है, एलिमेंट है, और ये भी, ठीक है। अगर इसका तीसरा जो यौगिक बनेगा Fe3O2, ठीक है, जिसको हम लोग यौगिक बनते हैं, मतलब यौगिक है, ये क्या है? यौगिक बन जाता है। अर्थात ये हम लोग बोलते हैं रासायनिक नाम है। अर्थात दो तत्वों को मिलने से क्या हमेशा बनता है? यौगिक बनता है। दो तत्वों के मिलने से क्या बनता है? यौगिक बनता है ना। और यौगिक ही अगर खनिज देखा जाए तो यौगिक को ही क्या बोलते हैं हम लोग? खनिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खनिज बोलते हैं। अर्थात आप ये कह सकते हैं पृथ्वी के आंतरिक या पृथ्वी के अंदर या पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो तत्व प्राप्त होता है उसे क्या कहा जाता है? खनिज कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? खनिज कहा जाता है। और खनिज जो है कि यौगिक खनिज अर्थात यौगिक या तत्व होते हैं जो पृथ्वी से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं? पृथ्वी से। ध्यान रहे कि जो तत्व होते हैं, ये जो यौगिक प्राप्त होते हैं, यह शुद्ध रूप में नहीं होता है, बल्कि टेक्नोलॉजी वगैरह का प्रयोग करके इसको शुद्ध रूप दिया जाता है। पहले जब निकाला जाता है शुद्ध रूप में नहीं होता है, यह अशुद्ध होते हैं। इसे तकनीक के द्वारा, ऐसे लिखिएगा, तकनीक के द्वारा प्रयोग करके शुद्ध बनाया जाता है। ठीक है। जैसे मान लो जमीन से अगर कोई लोहा निकाल ले तो आपको ऐसा नहीं कि पूरा लोहा ही निकल जाएगा, नहीं, उसमें कई ऐसे एलिमेंट मिले होते हैं। जब उसमें तकनीकी का प्रयोग किया जाता है तो उसमें काट छाट करके उसको क्या किया जाता है? निकाल लिया जाता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं अशुद्ध रूप से होते हैं, लेकिन तकनीकी के जब प्रयोग करते हैं तो उसको शुद्ध रूप में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है ना। बेसिकली में जो खनिज होते हैं वो चट्टानों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? चट्टानों में पाए जाते हैं। खनिज जो कि कहाँ पाए जाते हैं? चट्टानों में। अर्थात चट्टानों को तोड़कर खोदकर जो तत्व या यौगिक निकालते हैं, ठीक है, यौगिक का मिश्रण जो हमें प्राप्त होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? खनिज। क्या बोलते हैं हम लोग? खनिज बोलते हैं। अर्थात आप लिख सकते हैं ये बात, ये लिख सकते हैं चट्टानों से खोदकर निकाले जाते हैं यह तत्व या यौगिक या तत्व यौगिक का मिश्रण ही होता है। ऐसा लिख देना, मिश्रण होता है। ठीक है। इसी को क्या कहा जाता है? खनिज कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? खनिज कहा जाता है। क्लियर हो गया? अब देखिए दो शब्द जरा ध्यान रखिएगा। एक शब्द आता है जिसका नाम है खनन।
और एक शब्द आता है उत्खनन। एक होता है खनन और एक होता है उत्खनन। ध्यान रखिएगा, जैसे मान लो कि कोई चट्टान है, मान लो ये कोई चट्टान है, ठीक है, पृथ्वी के अंदर ऐसा मान के चलो, और इसको डीप में गहराई में मान लो खोद के निकाला जाता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग खनन। अब मान लो ये कोई लैंड एरिया है, पृथ्वी की सतह। अब मान लो पृथ्वी की सतह पर, अर्थात ये सतह पर जो परत होती है, ये ऊपरी परत होती है, अगर ऊपरी परत को खोद के निकाला जाता है तो इसको कहा जाता है उत्खनन। तो इसका मतलब ये गहराई में खोदा जाता है, गहराई से खोद करके, यह गहराई से खोद करके निकाला जाता है, तो इसे खनन कहा जाता है। और इसे जो है कि आप ये कह सकते हैं, ऊपरी परत को खोद करके निकाला जाता है तो उसे उत्खनन कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा हड़प्पा का उत्खनन हुआ, खनन नहीं बल्कि क्या हुआ, उत्खनन हुआ, अर्थात ऊपरी परत को जो है कि खोद करके निकाला गया, तो उसका उत्खनन। ऐतिहासिक में बहुत सारे ऐसे उत्खनन शब्द का यूज होता है, जो स्थल खोदे जाते हैं ऊपर के, तो उसको क्या बोला जाता है, उत्खनन बोला जाता है। लेकिन जब खनन होता है तो ये बिल्कुल गहराई में खोद करके निकाला जाए, इसको बोला जाता है खनन। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया सबको पूरा? चलिए अब देखते हैं खनिजों का वर्गीकरण। खनिजों का वर्गीकरण। अगर खनिजों को हम बांटें तो खनिजों का वर्गीकरण 3 भागों में किया जाता है। एक होता है धात्विक खनिज, और दूसरा होता है अधात्विक खनिज, और तीसरा होता है ऊर्जा खनिज। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, देखिएगा जरा ध्यान से। देखो, धात्विक मतलब धातु होता है, मतलब आप ये कह सकते हैं ऐसी धातु होता है कि अगर मान लो उसको तोड़ो तो टूटेगा नहीं, लेकिन अगर उसको किसी तरीके से मोड़ दो तो वह अपने आप आकृति उसका क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, लेकिन टूट नहीं सकता। ऐसे को क्या बोलते हैं, चाहे तोड़ो फोड़ो पटको, लेकिन फिर भी वो क्या है, टूटेगा नहीं, बिखरेगा नहीं, तो इसको क्या कहा जाता है, धात्विक खनिज। लेकिन अधात्विक खनिज क्या होते हैं, अगर आपने इसको तोड़ा ओड़ा, ठीक है, अगर इसने तोड़ा तो आपको टूट जाएगा आसानी से, तो उसको बोलते हैं अधात्विक खनिज। ठीक है ना? चलो जैसे अगर लिखना हो तो एक लाइन में लिख लो, इसे तोड़ने पर, इसे तोड़ने पर यह खंडित हो जाता है, खंडित नहीं होते हैं, ऐसे लिखिएगा, खंडित नहीं होते हैं। नंबर दूसरा, इनके आकार में परिवर्तन किया जा सकता है। क्लियर? इनके आकार में क्या किया जा सकता है, परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, और तीसरी बात, इसमें से धातुएं प्राप्त होती हैं। क्या प्राप्त होती हैं, धातुएं प्राप्त होती हैं। ज्यादातर देखा जाता है आग्नेय तथा
रूपांतरित चट्टानों में प्राप्त होती हैं। ठीक है, और यहां तक कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों में भी, यहां लिख सकते हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में भी प्राप्त होती हैं। देखो, मैं ये सारे चट्टानों के विषय में बता चुका हूँ पिछली क्लास में। सो प्लीज़ आप लोग जा कर के इन क्लासेस को आप लोग देख लेना, जो चट्टान वाला चैप्टर हमने पढ़ाया है, तो वहाँ से आपको समझ में आएगा धारवाड़ क्रम की चट्टानें, आग्नेय और रूपांतरित, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, जरा धात्विक खनिज में देखते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला जिसको बोला जाता है लौह धात्विक खनिज, और दूसरा अलौह धात्विक खनिज। देखो, लौह का मतलब क्या होता है? लोहे की मात्रा। क्या होता है? जिसमें आप लिख सकते हैं, जिसमें लोहे की या लोहे अयस्क पाया जाता है उसे लौह धात्विक कहते हैं। अर्थात ये कह सकते हैं जिसमें आयरन का अंश होता है। ऐसे भी लिख सकते हैं, जिसमें आयरन का अंश होता है। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, जैसे उदाहरण में आयरन अयस्क, आयरन अयस्क एक साथ लिखिएगा, मैग्नीज, निकिल, कोबाल्ट, क्रोमियम, टंगस्टन। इसमें जो है कि देखोगे तो आयरन का जो अंश मिलता है इन सारे जो है कि लौह धात्विक खनिज में प्राप्त होता है। ठीक है ना। वहीं पे अलौह धात्विक खनिज क्या होता है, जरा ध्यान से देखें। अगर मैं अलौह धात्विक खनिज की बात करूं तो इसमें क्या होता है, जिसमें बिना लोहा का, जिसमें लोहे का अंश नहीं होता है, इसमें लिख सकते हो जिसमें लोहे का अंश नहीं होता है या बिना लोहा का होता है। हालांकि में खनिज है लेकिन इसमें लोहे का अंश नहीं मिलेगा। ठीक है। जैसे आप जानते होंगे तांबा, सोना, चांदी, कॉपर, सीसा, जस्ता, प्लेटिनम इत्यादि। यह अलौह धातुएं हैं, अलौह धात्विक खनिज है। ठीक है। इसमें लोहे का अंश न के बराबर होता है। आई थिंक इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी, तो प्लीज़ एक बार बताएं जरा, इतनी बातें समझ में आ गई है? फिर हम लोग आगे चलते हैं। अगर इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई है तो
तो हम लोग बिल्कुल अब आगे बढ़ते हैं। तो लिखो अधात्विक खनिज क्या होते हैं। पहले सारी चीज़ें आप जान जाओ, कहाँ कहाँ मिलता है, सब कुछ आराम से बताऊंगा, टेंशन मत रखो, बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। अधात्विक खनिज, तो इसको एक लाइन में लिख सकते हो, इसमें धातुएं नहीं प्राप्त होती हैं। क्लियर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये पीटने पर टूट जाती हैं, यह पीटने पर टूट जाती हैं। तीसरा, यह अवसादी चट्टानों में पाई जाती हैं। क्लियर। फोर्थ पॉइंट, जैसे विंध्याचल का पर्वत देखे होंगे, विंध्याचल श्रेणी में पाई जाती हैं। ठीक है। जैसे चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, ये अधात्विक सब हैं। पोटास, नमक, सल्फेट, जिंक, संगमरमर, डोलोमाइट, जिप्सम आदि। ये सब एग्जाम्पल ध्यान में रखिएगा, भूलिएगा मत। ये सब अधात्विक खनिज होती हैं। क्या होती हैं? अधात्विक खनिज तो होती हैं, लेकिन इसमें धातु नहीं पाया जाता है। लेकिन इसमें जो है कि धात्विक खनिज होती है, इसमें धातु पाया जाता है। क्लियर। आइए तीसरी बात हम लोग चलते हैं। एक होता है ऊर्जा खनिज। ऊर्जा खनिज, ऊर्जा खनिज में हमेशा देखोगे ईंधन प्राप्त होता है। दूसरी बात, ये अवसादी चट्टानों से प्राप्त होते हैं। ठीक है। अब प्लस ये आग्नेय चट्टानों में मिलते हैं। आग्नेय चट्टानों में भी पाए जाते हैं। क्लियर हो गया। इससे ऊर्जा प्राप्त होती है। आप लिख सकते हैं, इससे ऊर्जा प्राप्त होती है। क्लियर। जैसे आपने देखा होगा एग्जाम्पल, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये कहाँ से सारे प्राप्त होती हैं? तो आप लिखिएगा अवसादी चट्टानों से। हमने बताया था ना अवसादी चट्टानें क्या होती हैं। फिर एक बार ध्यान रखिएगा, मान लो ये अग्नेय चट्टानें हैं और ये टूट टूट करके दूसरी जगह जाती हैं, निक्षेपण इनका होता है, तो ये लेयर टू लेयर बना लेती हैं। अब मान लो इसके नीचे पेड़ पौधे हैं और ये पेड़ पौधे इसके नीचे क्या हो जाएंगे? दब जाएंगे, इसके ऊपर लेयर परत बन जाती है। जब यही कई सालों में गल जाते हैं सब, तो इसी से क्या प्राप्त होता है? ये जो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस यहीं से मिलता है। ठीक है। तो इसलिए अवसादी चट्टानों में जो है कि ये पाए जाते हैं। लेकिन कुछ आणविक ईंधन भी होते हैं, जिसको आणविक ईंधन भी कहते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम,
बेरिलियम, इसके बाद ग्रेफाइट। ये कहाँ मिलती हैं? ये अक्सर देखने में आता है आग्नेय चट्टानों में पाई जाती हैं। जहाँ तक मुझे लगता है सबको क्लियर होगा। तो आप चट्टान वाला जो टॉपिक हमने पढ़ाया है वीडियो में, उसको जाकर के सभी लोग एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है। आपको ये खनिज तभी समझ में आएगा जब चट्टानों के विषय में आप जानते रहेंगे तब, कि कौन कौन से चट्टान भारत में पाई जाती हैं। आई थिंक कि इतनी बातें आप लोग क्लियर हो गई। अब हम लोग चलते हैं वितरण, भारत में खनिजों का वितरण। हेडिंग दीजिए सभी लोग। भारत में खनिजों का वितरण। देखो, अगर मैं एक बात बोलूं आप लोगों को, तो ये मान लो प्रायद्वीपीय वाला क्षेत्र है। अगर ये देखा जाए तो पूरा ये प्रायद्वीपीय वाला क्षेत्र, ये झारखंड लिए, झारखंड का जो बेल्ट है, अगर मैं इस बेल्ट की बात करूं तो ये बेल्ट है। अभी अपतटीय क्षेत्रों में नहीं जा रहे हैं, अपतटीय क्षेत्र का अलग से मैं क्लास लूँगा। ये जो बेल्ट है, इस बेल्ट में जो है कि सारे के सारी चीज़ें पाई जाती हैं। जितने भी खनिज पाए जाएंगे इसी बेल्ट में पाए जाएंगे, क्योंकि इस क्षेत्रों में ज़्यादातर देखोगे चट्टानें पाई जाती हैं, और इस चट्टानों में क्या मिलेंगे आपको? खनिज संसाधन मिलेंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हिमाचल में या ऊपरी हिमालय के साइड में मिलता है, लेकिन उतना पर्याप्तता नहीं जितना कि आपको प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में देखने को मिलता है। तो ज़्यादातर आपने देखोगे प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में खनिज का एक भंडार के रूप में होता है। खनिज जो है कि बहुत ज़्यादा प्राप्त होता है। ठीक है, कितनी बात समझ में आ गई? तो जितनी ये पठारी एरिया है, ये पठारी एरिया जितनी है, हालांकि में नॉर्थ ईस्ट में भी मिलता है, नॉर्थ ईस्ट में भी मिलता है, लेकिन उतना बड़ी मात्रा में नहीं मिलता है जितनी बड़ी मात्रा में ये प्रायद्वीपीय वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। यहाँ आखिर क्या है? पठारी क्षेत्र हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है कि पहाड़ियाँ हैं, हिल्स है छोटी छोटी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये पठारी एरिया है, हिल्स तो कम ही होगा। ठीक है, श्रेणी मिल जाएंगी, लेकिन आपको जो है कि पठारी एरिया ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो पठारों पे जो है कि चट्टानें तोड़ करके नीचे खोद करके निकाला जाता है। ठीक है ना? तो चलें आगे शुरुआत करें हम लोग। बिल्कुल शुरुआत करें तो एक मैप बनाइए आप सभी लोग, और मैप पे फिर हम लोग चलते हैं लेकर के। देखिए, ये अगर हम मैप बना देते हैं, और इस मैप में इस प्रकार से आप लोग दोस्त बना लीजिएगा ऊपर तक। देखिए, ये जो बेल्ट है, ये झारखंड वाले क्षेत्रों में, ये क्या है? झारखंड वाले क्षेत्र में, झारखंड लिख दे रहा हूँ, झारखंड वाले क्षेत्र में। ठीक है, और इसको बोलते हैं उत्तरीय, लिखना है उत्तरीय पूर्वी प्रायद्वीपीय पेटी, अर्थात इसको बोलेंगे छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, अब इसके विषय में देख लेते हैं। यहाँ पे खनिज पाए जाते हैं झारखंड वाले में। ठीक है, इसमें क्या होता है एक बार देख लेते हैं। अर्थात ये जो उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीपीय पेटी है, इसमें कौन कौन सा राज्य आएंगे? तो इसमें झारखंड लिख लीजिएगा आप लोग, पश्चिम बंगाल नंबर तीसरा, उड़ीसा नंबर चौथा, छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग। ठीक है, क्या आएगा? छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग इसमें शामिल होता है, जिसे कहा गया उत्तरीय पूर्वी प्रायद्वीपीय पेटी, अर्थात छोटा नागपुर का पठार। आप देखोगे पश्चिम बंगाल तक भी है, उड़ीसा तक, झारखंड और छत्तीसगढ़ तक भी है। ठीक है, अब इसमें जरा नोट पॉइंट करके लिखो, नोट पॉइंट करके लिखो सारे,
लिखो, यह भारत का संपन्न खनिज क्षेत्र है। यह भारत का संपन्न खनिज क्षेत्र है। नंबर दूसरा, इसे भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। तीसरी बातें आप लोगों को लिखना है। तीसरी बातें, भारत का रूर, यह भारत का खनिज हृदय भी कहा जाता है। और यहाँ पर लौह अयस्क पेटी भी इसे कहते हैं, या लौह अयस्क पेटी भी कहते हैं। देखो काट दिया मैंने, लौह अयस्क पेटी भी इसे क्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखा जाएगा तो स्टील प्लांट इंडस्ट्रीज का विकास हुआ है। अब आपको पता होगा कि जब यहाँ पे ही संसाधन पाए जा रहे हैं, खनिज संसाधन, तो इसके इर्द गिर्द क्षेत्रों में, जैसे जमशेदपुर का क्षेत्र ले लो, तो यहाँ पे सारे के सारे स्टील प्लांट लगे हुए हैं। अर्थात आप समझ सकते हो, यहाँ से जापान वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा निर्यात किया जाता है। और आपको पता होगा कि यहाँ ट्रांसपोर्टेशन खर्चा भी ज़्यादा नहीं होता है। तो जहाँ पर खनिज संसाधन पाए जाएंगे वहीं पर ही इंडस्ट्रीज अर्थात स्टील प्लांट लगाए जाते हैं। क्लियर हो गया। दूसरी बातें, मैप में चलिए, ये देखो, ये जो पेटी है, एक ही मैप पे लेके चल रहा हूँ, इसको बोलते हैं मध्य पेटी। इसको क्या बोलते हैं? मध्य पेटी। तो आइए जरा मध्य पेटी में देखते हैं क्या क्या है, कौन कौन से राज्य शामिल है। मध्य पेटी भारत का मध्य पेटी। तो इसमें जो है, देखिए जरा ध्यान से, इसमें कौन कौन से शामिल हैं। नंबर 1, आंध्र प्रदेश। नंबर 2, तेलंगाना। नंबर 3, छत्तीसगढ़ भी इसमें मिलेगा। महाराष्ट्र, MP। ये सारे क्षेत्र जो है कि मध्य पेटी के अंदर में आएंगे, मध्य पेटी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो बस अभी पेटी ध्यान रखिएगा, इसके बाद हम बताएंगे कहाँ कहाँ कौन कौन से खनिज संसाधन पाए जाते हैं। अब इसके बाद एक पेटी और आएगी जिसे कहा जाता है दक्षिण की पेटी। दक्षिण के पेटी में, ये मान लो दक्षिण की पेटी है, इसको कहा जाता है दक्षिण की पेटी। एक ही मैप पे मैं बना रहा हूं, दक्षिण की पेटी। अब आइए दक्षिण की पेटी में जान लेते हैं कौन कौन से राज्य शामिल हैं। तो ध्यान देखिएगा आप लोग, दक्षिण की पेटी, इसमें विशेष रूप से कर्नाटका, दूसरा तमिलनाडु शामिल है। क्या है? तमिलनाडु शामिल है। अब ये होगी हमारी तीसरी पेटी। अब एक चौथी पेटी आती है, दक्षिण पश्चिम पेटी कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? दक्षिण पश्चिम पेटी। ये वाला जो पेटी देखे हो, सॉरी,
ये वाले पेटी में अगर बात करोगे, दक्षिण में भी है और पश्चिम में भी है। इसको दक्षिण पश्चिम पेटी कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे? दक्षिण पश्चिम पेटी। तो दक्षिण पश्चिम पेटी में क्या क्या शामिल होगा, यहीं लिख देता हूं मैं। गोवा, कर्नाटका, केरल इत्यादि शामिल होते हैं। ठीक है। अब एक आता है उत्तरीय पेटी। क्या हमारे पास आएगा? उत्तरीय पेटी। अगर इस पेटी को आप देखो यहां से यहां तक लेकर के, तो ये आपका आएगा उत्तरीय पेटी। अब उत्तरी पेटी को अगर मैं यहां से निकाल दूं, मैं इधर लिख देता हूं उत्तरीय पेटी। नंबर 1 क्या क्या होंगे इसमें? राजस्थान, गुजरात, अरावली। अरावली जो श्रेणी है ये जाएगा दिल्ली तक। कहाँ तक जाएगा? दिल्ली तक जाएगा। ठीक है। अब इसके अलावा अन्य जो है कि साउथ बेल्ट भी हैं, आप ये कह सकते हैं साउथ बेल्ट भी हैं। जैसे अन्य क्षेत्रों में आप अगर लिखना हो तो अन्य क्षेत्रों में आप लिख सकते हैं अन्य क्षेत्र। मैं बता देता हूँ आप लोगों को अन्य क्षेत्र। इसके अलावा अन्य क्षेत्र भी होंगे, जैसे आपने नाम सुना होगा हिमालय, इसके बाद समुद्री क्षेत्र, इस पर एक क्लास लूंगा मैं आप लोगों का, और अपतटीय क्षेत्र इसको बोलते हैं। अपतटीय क्षेत्र समुद्री में आता है, अपतटीय क्षेत्र इसी में हम लोग पढ़ेंगे। इतनी बात सबको क्लियर हो गया? तो मुझे बताओ कि हाँ सर क्लियर हो चुका है ना? इतनी बात अगर क्लियर हो गया तो एक बार प्लीज़ आप लोग मुझे बताओ कि जी सर क्लियर हो चुका है, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर क्लियर हो चुका है तो मैं आगे बढ़ने का प्रयास करता हूँ। ठीक है। चलिए अब जो है कि मुख्य तथ्य लिखिए जरा। कुछ तथ्य हैं कि किसका स्वामित्व होता है। प्रमुख तथ्य, प्रमुख तथ्य, आखिर किसका स्वामित्व होता है इस पर? किसका स्वामित्व होता है? ठीक है। तो पहली लाइन देखना जरा ध्यान से। खनिज पर राज्यों का अधिकार होता है। अब जैसे मान लो कि यहाँ पर कोई खनिज पाया गया झारखंड में, तो झारखंड की जो सरकार होगी, राज्य सरकार, उसका अधिकार होगा इस पर। अर्थात राज्य सरकार का यहाँ पर अधिकार होगा खनिजों पर। ठीक है। इस खनिज पर किसका अधिकार होगा? राज्य सरकार का। हमेशा ध्यान रखिएगा, जिन राज्यों में अगर ये खनिज पाया जाएगा वहाँ की सरकार का पूरा जो है कि अधिकार होता है। क्लियर? चलिए दूसरा पॉइंट, केंद्र सरकार खानियों, खनिज अर्थात विनिमय एवं विकास अधिनियम 1957 के आधार पर अपतटीय क्षेत्रों में खनिज का विनियमन करती है और इस पर
केंद्र सरकार का अधिकार होता है। अब अपतटीय क्षेत्र, इसका मैं क्लास 1 लूंगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं, ये जो समुद्री एरिया है, ये जो समुद्री एरिया का छिछला भाग है, जो कम गहराई वाले होते हैं, ऐसे भाग को कहा जाता है अपतटीय क्षेत्र। क्या कहा जाता है? अपतटीय क्षेत्र हो जाता है। जैसे रावा अपतटीय क्षेत्र, मुंबई तटीय क्षेत्र। यहाँ मुंबई अपतटीय क्षेत्र, मुंबई राज्य नहीं है, मुंबई अपतटीय क्षेत्र जो समुद्री एरिया के छिछले भाग में पाए जाते हैं। इस पर एक क्लास लूंगा, मैं आप लोगों को बताऊंगा कहाँ कहाँ है, क्या क्या चीज़ें मिलता है, ठीक है ना। और जैसे रावा अपतटीय क्षेत्र गोदावरी और कृष्णा के बीच में है, तो ये जो समुद्री एरिया मिलेगा आपको, रावा अपतटीय क्षेत्र है, ठीक है। उत्तरी सरकार अपतटीय क्षेत्र, यहीं पे पाए जाएंगे सब, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोई खनिज निकलता है तो यहाँ पर केंद्र सरकार का अधिकार होता है, राज्य सरकार का अधिकार नहीं होता है। मेरी बात समझ में आ गई सबको? तीसरी पॉइंट, खनिज के अन्वेषण एवं विकास से संबंधित संस्थाएं कौन कौन सी हैं? नंबर वन भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण, जिसको जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बोलते हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको GSI शॉर्ट में क्या कहा जाता है? GSI। उसके भूगर्भ और संरक्षण, भारतीय भूगर्भ और सर्वेक्षण के लिए जो है कि ये एक जो है कि उसके विकास के रूप में कार्य करता है। नंबर दूसरा जो है खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड। और तीसरी जो संस्थाएं हैं भारतीय खान ब्यूरो, ये नागपुर में है, ध्यान रखिएगा, नागपुर में है। ये 3 संस्थाएं हैं प्रमुख जो ये इसका जो है कि विकास और अन्वेषण करती है, ठीक है। और इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्रों में, इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्रों में कुछ कंपनियां भी काम करती हैं, कुछ निजी कंपनियां, ऐसे लिख लीजिएगा, निजी कंपनियां भी काम करती हैं, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र के कंपनियां, निजी मत लिखिएगा, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां भी काम करती हैं। जैसे आपने देखा होगा ONGC, दूसरा SCL, तीसरा नाल्को। SCL का मतलब कॉपर लिमिटेड होता है, ध्यान रखिएगा, कॉपर लिमिटेड। इस प्रकार से कुछ सार्वजनिक जो है कि क्षेत्र की कंपनियां होती हैं, वो भी इसमें काम करती हैं अन्वेषण और विकास के लिए, ठीक है ना। आगे हम लोग चले। राष्ट्रीय खनिज नीति, राष्ट्रीय खनिज नीति, टाइम कितना हो गया भैया, राष्ट्रीय खनिज नीति 1993 की, ठीक है। लिखिएगा इसमें
इसके द्वारा खनिज क्षेत्रों में देशी एवं विदेशी निवेश को खोला गया। अब इसका मतलब अगर विदेशी कोई कंपनी भी आकर के इसमें निवेश कर सकती हैं तो वो कर सकती हैं, पूरी अनुमति दी गई कि आपको खनिज क्षेत्रों में विदेशी निवेश भी आप लोग क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्लियर। नंबर दूसरा, राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण नीति 2016, इसमें निजी क्षेत्रों को बढ़ावा दिया गया किसको लेकर के, निवेश को लेकर के। क्लियर। और 2016 में तीसरा पॉइंट लिखो, 2016 में हेल्प प्रारंभ किया गया। हेल्प का मतलब क्या होगा, हाइड्रो कार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी। ठीक है। इसमें लिखिएगा इसमें हेल्प ने पूर्व के नेल्प का स्थान लिया। नेल्प मतलब क्या हो जाएगा, न्यू एक्सप्लोरर। ठीक है। एन से सिर्फ क्या बन जाएगा, न्यू बन जाएगा। तो पहले न्यू था, NELP था, अब उसके जगह पे 2016 में क्या ला दिया गया, HELP ला दिया गया। यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है तो एक बार मुझे बताएं कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। अगर क्लियर है तो मुझे एक बार बताएं प्लीज। चलिए एकदम नोट्स प्रॉपर बनाते चले, बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए। अगला लिखिए, इंडिया ब्यूरो ऑफ साइंस, ये संस्था है, ये क्या करती है, ये प्रकाशन करती है इंडिया मिनरल्स ईयरबुक का प्रकाशन करती है। ठीक है। और खनिज संबंधित आंकड़े इसमें होती है या होता है। क्लियर हो गया। चलिए अब भारत में लौह अयस्क आयरन और इन इंडिया, हेडिंग डालें सभी लोग। भारत में लौह अयस्क, इसको लिख सकते हैं आयरन और इन इंडिया। चलिए आयरन अयस्क क्या होते हैं, यह सस्ती एवं
मजबूत धातु होती है। क्लियर। यह आधारभूत अयस्क होते हैं। यह आधारभूत अयस्क होते हैं। क्लियर। लौह इस्पात उद्योग, इस्पात मतलब स्टील उद्योग, यह के लिए, ऐसे लिखिए, के लिए आधारभूत उद्योग हैं। चौथी पॉइंट, अयस्क निकालने के लिए प्राथमिक क्षेत्र की क्रियाएं की जाती हैं। इकोनॉमिक में प्राथमिक क्षेत्र की क्रियाएं जानते हो ना, खोद करके निकालना। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र की क्रियाएं जो है कि की जाती हैं। आइए आगे चलते हैं। आयरन अयस्क से प्राप्त किया जाता है। भारत में चार प्रकार के आयरन अयस्क पाए जाते हैं। कौन से चार प्रकार के हैं, नोट करते रहिएगा आप लोग साथ साथ। पहला है मैग्नेटाइट। इसका जो रासायनिक नाम है Fe3O4, इसको बोलते हैं मैग्नेटाइट। देखो मैग्नेटाइट, यहां पर मैग्नेट, मैग्नेट मतलब मैग्नेट, मैग्नेट से जो लोहा निकाल लिया जाता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं लोहे का जो मात्रा होता है इसमें अधिक होता है। अब आगे हम लोग चलते हैं, लिखते हैं मैग्नेटाइट में। पहला पॉइंट लिखो, इसमें यह सबसे अच्छा होता है। पहला लिखो, यह सबसे अच्छा होता है। नंबर दूसरा, इसका रंग जो होता है वो काला होता है। नंबर तीसरा, इसको काला अयस्क भी कहते हैं। और नंबर 4, भारत में कम मात्रा में पाए जाते हैं, ज़्यादा नहीं पाए जाते हैं, बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। और इसमें आयरन की मात्रा, लोहे की मात्रा 70 से 72% तक होती है। ठीक है, कितनी होती है, 70 से 72% तक होती है। और 6 नंबर पे लिखिए, यह धारवाड़ क्रम की चट्टानें, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, में अधिक पाया जाता है। जैसे कहाँ कहाँ अगर राज्य वाइज देखें तो पहला कर्नाटका, इसमें शिलोंग जिले में
पाया जाता है। नंबर दूसरा तमिलनाडु, नंबर तीसरा आंध्र प्रदेश, नंबर चौथा राजस्थान में झुंझुनू में, और नंबर पांचवा छोटा नागपुर का पठार। अभी मैप पे सारे समझाऊंगा। तमिलनाडु में एक सेलम जगह है, सेलम में पाया जाता है, सेलम में, ठीक है। अर्थात आप देखोगे तो अरावली लेकर के पश्चिमी तट और पूर्वी तट आंध्र प्रदेश, अगर मैं यहाँ पे मैप ड्रॉ कर दूँ तो आप ये कह सकते हैं कि ये वाला जो एरिया है अब प्लस ये वाला, और अरावली पर्वत वाला राजस्थान का जो ये एरिया है, ये यहाँ जो है कि क्या पाए जाते हैं, मैग्नेटाइट अयस्क पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मैग्नेटाइट अयस्क पाए जाते हैं। क्लियर हो गया? इतनी सबको बात पूरी क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए, बड़ी अच्छी बात है कि क्लियर हो चुका है। अब दूसरे नंबर का जो मिलता है वो मिलता है हेमेटाइट। इसको कहा जाता है रासायनिक नाम 3, मतलब आयरन ऑक्साइड कहा जाता है। आयरन ऑक्साइड, ठीक है, आयरन ऑक्साइड। पहला पॉइंट, भारत में सर्वाधिक यह पाया जाता है। नंबर 2, मैग्नेटाइट के बाद सबसे अच्छा अयस्क यही होता है। तीसरा पॉइंट, आयरन की जो मात्रा होती है वो होती है 60 से लेकर के 70% तक होता है। चौथी, भारत में सर्वाधिक यही पाया जाता है। कहाँ कहाँ? धारवाड़ क्रम की चट्टानों में, कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में। अगर हम देखें बेल्ट तो उत्तरीय पूर्वी क्षेत्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इनमें अधिक पाया जाता है। क्लियर? यहाँ से चीन प्लस जापान के लिए निर्यात भी किया जाता है। क्या किया जाता है? निर्यात किया जाता है। ये कौन सा हो गया भैया? दूसरे टाइप, ठीक है। क्या हो गया? दूसरे टाइप का हो गया। अब तीसरे टाइप की मैं बात कर रहा हूं। अब मैं तीसरे टाइप की मैं बात कर रहा हूं। तीसरे टाइप होता है लिमोनाइट। इसका रासायनिक नाम 2Fe2 3 2H2O। इसको हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड बोलते हैं। हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड भी कहा जाता है। पहली पॉइंट, यह जल आयोजित लौह अयस्क है।
दूसरा, इसका रंग पीला होता है, ज्यादातर नहीं पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। आयरन की मात्रा लगभग कितना होता है, 35% से 50% तक होता है। चौथा, यह अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, कौन से चट्टानों में, अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। पांचवा, जैसे वेस्ट बंगाल, रानीगंज नंबर 1, नंबर 2 यूपी के मिर्जापुर, नंबर 3 उत्तराखंड, कांगड़ी एचपी में है, ठीक है, गढ़वाल उत्तराखंड में, यहाँ पाए जाते हैं, लेकिन ये बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है ना। इसका जो आप ये कह सकते हैं कि ये जो चट्टानें इस प्रकार से होती हैं, ये कहीं कहीं बड़ी कम मात्रा में पीली प्रकार की होती हैं, पीली प्रकार के आयरन निकलते हैं इसमें, ठीक है ना। चलिए, एक और होता है सीडेनाइट। चौथा, सीडेनाइट, इसको बोलते हैं Fe2CO2। इसको आयरन का कार्बोनेट बोलते हैं। अयस्क है, ठीक है, लिखो। इसमें आयरन कार्बोनेट पाया जाता है। नंबर दूसरा, इसमें आयरन की जो मात्रा है वह 10 से 48% तक होती है, और यह निम्न कोटि का अयस्क होता है, बहुत निम्न कोटि का होता है। इसकी लागत अर्थात उत्पादन लागत अधिक होती है, ध्यान रखो, इसलिए नहीं निकाला जाता है, अधिक होती है। यह भी अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। मुझे लगता है कि इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, और आगे बढ़ करके हम लोग आगे चीज़ों बात करते हैं। भारत में आयरन क्षेत्र, अब हम लोग देखेंगे भारत में आयरन क्षेत्र। चलिए, टाइम क्या हो गया जरा देख लें। चलिए, अब लिखते हैं भारत में आयरन क्षेत्र। तो दो चीजें लिखिएगा आप लोग। देखो, जो भारत में सर्वाधिक दो ही पाए जाते हैं, एक को हेमेटाइट, दूसरे को मैग्नेटाइट, ये अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। आइए देख लेते हैं कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं। तो अगर मैं हेमेटाइट की बात करूंगा तो ये मिलेगा उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़,
कर्नाटका, गोवा वाले क्षेत्र में। लेकिन अगर मैं मैग्नेटाइट की बात करूं तो ये कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और गोवा में भी कहीं न कहीं पाए जाते हैं। ठीक है। लेकिन लौह अयस्क का सबसे अधिक उत्पादन लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, झारखंड। ध्यान रखिएगा सभी लोग, इसको याद कर लीजिएगा बिल्कुल। अब आइए हम लोग चलते हैं, देखते हैं पहला उड़ीसा झारखंड बेल्ट में। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं उड़ीसा झारखंड बेल्ट में, देखते हैं। तो हेडिंग पहला देखना है, उड़ीसा झारखंड बेल्ट में कहाँ कहाँ एक्चुअल पाया जाएगा। तो देखिए, अगर मैं मैप यहाँ बना देता हूँ और इस मैप को ऐसे कर देता हूँ, तो ये है छोटा नागपुर का पठार और यहाँ पर ये है छोटा नागपुर का पठार और यहाँ पर इसके इस साइड में देखोगे तो ये है पलामू और इस साइड में अगर देखोगे तो ये है बाराम ज़्यादा और यहाँ पे देखोगे अगर इस वाले एरिया में तो यहाँ पे मिलेगा छोटा नागपुर का पठार और इसमें सिंहभूमि और दूसरा होगा गुआ। ठीक है, क्लियर। और देखो इसकी प्रमुख खाने कहाँ कहाँ हैं। प्रमुख खाने नंबर 1 क्योंझर पहले स्थान पे है, मयूरभंज और सुंदरगढ़। यहाँ पे प्रमुख खाने हैं, नोट कर लीजिएगा। जैसे आपने नाम सुना होगा किरीबुरू नंबर 1, नंबर 2 गुरु माही साड़ी, नंबर 3 बादाम पहाड़, सलई पाट, 5 जाजपुर, 6 मंगला टोली। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर मैग्नेटाइट अधिक पाया जाता है। ठीक है। और एक चीज नोट कर लीजिएगा, ये किरीबुरू जो है, इस किरीबुरू से जापान को, अर्थात यहाँ पे एक पारादीप है, पारादीप से जापान को निर्यात किया जाता है। क्लियर। लेकिन वहीं पे अगर देखा जाए, दो बातें, यहाँ पे अगर देखा जाए झारखंड, गोवा
नागमंडी, यहाँ पर जो है कि हेमेटाइट की खानें मिलती हैं, खानें पाई जाती हैं। नोट करके लिख लीजिएगा, नोट करके गुरु महिष्टि से, यह है गुरु महिष्टि से टिस्को अर्थात टाटा स्टील प्लांट को सप्लाई होता है। अयस्क जो है कि सप्लाई होता है, और कुछ अयस्क झारखंड से हल्दिया भेजा जाता है, हल्दिया बंदरगाह पे। क्लियर? गुरु महिषंडी है, यहां से टिस्को मतलब टाटा स्टील प्लांट को अयस्क सप्लाई किया जाता है। क्लियर हो गया इतना बात सबको? अगर क्लियर हो गया तो मुझे बताओ कि जी सर क्लियर हो चुका है। फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए मैं आगे बढ़ूंगा। आगे बढ़ जाते हैं। लिखिएगा नोट टू टाटा जमशेदपुर बोकारो राउरकेला। झारखंड का अयस्क प्रयोग किया जाता है। यहां पे जितनी भी कंपनियां लगी हुई हैं सब झारखंड का जितना अयस्क निकाला जाता है सब यहीं पे प्रयोग होता है। ठीक है, अब दूसरा बेल्ट देखते हैं। दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर बेल्ट। ये देखा जाए तो छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है। कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। अगर मैप में मैं दिखाऊं यहाँ पे तो ये मान लो छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, यहाँ पर दुर्ग है, और यहाँ पर देखोगे तो आपको मिलेगा चंद्रपुर, और यहाँ पे देखोगे तो बस्तर है, और यहाँ पर अगर देखोगे यहीं पर दुर्ग के पास में तो एक और मिलेगा दल्ली राजहरा। ठीक है, और यहीं पे है कि राजघाट है, राव घाट है। ठीक है, और यहाँ पर एक और मिलता है जिसका नाम है बैलाडीला, और बैलाडीला में जो है कि एशिया की मशीनरी की सबसे बड़ी खान है। यहाँ लिख लेना, एशिया की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। ठीक है, और यहाँ से अगर देखोगे ये बस्तर वाला जो क्षेत्र है, बस्तर से विशाखापट्टनम यहाँ तक एक रेलवे लाइन बिछाई गई है। यहाँ से यहाँ तक रेलवे लाइन बिछाई गई है, लिख लेना। बस्तर से
विशाखापट्टनम तक एक रेलवे लाइन बिछाई गई है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। यहाँ से भी निर्यात होता है कोयला, लौह अयस्क, किसके लिए? जापान और चीन के लिए। जापान और चीन के लिए यहाँ से क्या होता है? कोयला निर्यात होता है बस्तर से। ठीक है, क्लियर हो गया? तो यहाँ पे आप लोग जो है कि ये जो है कि हल्दीराज हटा राव घटा है ना, यहाँ से जो है कि हल्दिया को जाता है। हल्दिया में जो भिलाई के लिए लगा हुआ है, यहाँ लिख लीजिएगा भिलाई के लिए, भिलाई स्टील प्लांट के लिए जाता है यहाँ पर। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया तो एक बार मुझे प्लीज बताएं सभी लोग कि सर क्लियर हो चुका है। बहुत अच्छी बात, अगर क्लियर हो चुका है। आइए हम लोग तीसरा चलते हैं। तीसरा बेल्ट देखते हैं। तीसरा बेल्ट है बेल्लारी और चित्रदुर्ग, इसके बाद चिकमंगलुरु, ये बेल्ट है। और इसमें एक और आता है जिसका नाम है तुमकुर बेल्ट। ये एक्चुअल में जो बेल्ट आता है, इसको देखा जाए तो कर्नाटका का क्षेत्र का। ठीक है, अगर मैप में देखें इस प्रकार से तो ये मान लो ये गोवा है और गोवा के पास वाला क्षेत्र जो है कर्नाटका है। ठीक है, यहाँ पर है बेल्लारी है और ये जो है कि कर्नाटका वाला क्षेत्र है। और यहाँ पे शिमोगा जिला है, शिमोगा। और यहाँ पर धारवाड़ जिला है। और इसके बाद अगर इधर देखोगे, इधर आपको मिलेगा चिकमंगलुरु। ठीक है, और इधर आओगे तो आपको मिलेगा तुमकुर। ठीक है, और यहाँ पे आओगे आपको मिलेगा चित्रदुर्ग। ठीक है, तो यहाँ पे चिकमंगलुरु जो क्षेत्र है, यहाँ पर ये जो बेल्ट है बाबा बुदान की पहाड़ी है। और इस पहाड़ी में यहीं पर है कुद्रेमुख। क्या है? कुद्रेमुख। ये कुद्रेमुख बंदर पहाड़ यहीं पे है, बंदर पहाड़ लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर सबसे अधिक जो है कि मैग्नेटाइट कोयला प्राप्त होता है, लगभग 72%। कुल कोयला का कितना? 72%। ठीक है, अब इसमें लिख लेते हैं, थोड़ी बहुत हम लोग जानकारी लिख लेते हैं। जानकारी ये है कि बेल्लारी क्षेत्र में, नोट करके लिखिएगा, बेल्लारी क्षेत्र में स्टील प्लांट जिसका नाम है विजयनगर स्टील प्लांट लगाया गया है। बेल्लारी से जितना भी लौह अयस्क प्राप्त होता है वो इसी स्टील प्लांट को जाता है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, चिकमंगलुरु क्षेत्र में स्टील प्लांट लगा हुआ जिसका नाम है भद्रावती स्टील प्लांट, तो यहां से भद्रावती को जाता है। नंबर 3,
कर्नाटका पोर्ट है, जिसमें मंगलुरु पोर्ट जिसको कहा जाता है, मंगलुरु पोर्ट है। यहाँ से जो है कि निर्यात होता है, निर्यात होता है। और कहाँ के लिए होता है? कुद्रेमुख से मंगलौर तक एक जो है कि बेल्ट बना हुआ है, इस बेल्ट का नाम है कन्वेयर बेल्ट बना है। कन्वेयर बेल्ट का मतलब जैसे मान लो ये हिल्स है, ये हिल एरिया है, इस पर एक चैन लगाया गया, इस तरह ये चलता है, यहाँ रख दिया जाता है, फिर यहाँ से उतार लिया जाता है इधर, फिर ये नीचे आएगा, फिर यहाँ रख दिया जाता है, फिर उतार लिया जाता है। तो इसको कन्वेयर बेल्ट बोलते हैं, यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, क्लियर? कर्नाटका पोर्ट पे क्या लिखना है यहाँ पे, क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, फोर्थ बेल्ट देख लेते हैं। फोर्थ बेल्ट है गोवा महाराष्ट्र बेल्ट। अब जैसे मान लो ये है भारत का मैप, यहाँ पे ये पूरा गोवा और महाराष्ट्र वाला क्षेत्र मिल गया। यहाँ पर जो है कि भंडारा है, क्षेत्र है, यहाँ पर नागपुर और यहाँ पे चंद्रपुर, ठीक है, और यहाँ पे सिंधु दुर्ग और यहाँ पे रत्नागिरी, रत्नागिरी। और ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे आप आओगे तो इसको बोला उत्तरी गोवा, उत्तरी गोवा। और इधर वाले क्षेत्र पे आओगे तो दक्षिणी गोवा। ठीक है, तो दक्षिणी गोवा में जो है कि मैग्नीज मिलते हैं, मैग्नीज पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो खान है, खान, रेंडी, सावंतवाड़ी और एक है धगनवाड़ी, ये सब खाने यहाँ पे पाई जाती हैं। क्लियर? क्लियर? अब अन्य क्षेत्र में हम लोग देख लेते हैं, अन्य क्षेत्र का फिर हम लोग समाप्त करते हैं। अन्य क्षेत्र, अन्य क्षेत्र में जैसे पहला दमुदा, ये पश्चिम बंगाल में यहाँ पाए जाते हैं। नंबर दूसरा उड़ीसा, नंबर तीसरा आंध्र प्रदेश, अंगोला और गुटरू, और चौथा आता है मध्य प्रदेश में जबलपुर, उदयपुर। पांचवा सलेम जो है कि तमिलनाडु में, ठीक है, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में ही है। 6 यूपी में मिर्जापुर, इसके बाद उत्तराखंड में गढ़वाल में मिलते हैं, नैनीताल, अल्मोड़ा मिलते हैं। इसके बाद एचपी में कुछ पाए जाते हैं, कांगड़ी, मंडी में भी। इसके बाद केरल में कोझिकोड। ठीक है, तो एक मैप पे अगर देखना हो तो आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ है सब, ये मैप है। तो यहाँ पे आपको
भीलवाड़ा, उदयपुर, मिर्जापुर, दामोदा, अमोला, गुट्टूर, आधा ड़ है बना लीजिएगा। यहाँ पे सलेम और तिरुचिरापल्ली। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए, हमारी क्लास भी अब क्या हो गई, एंड हो चुका है। तो आज हमने बहुत सारी क्लासेस ले ली। अब हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में मिलेंगे तो फिर बात करेंगे हम आपसे।